Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dheeraj Garg and today we are going to discuss a newly added topic to the English grammar of class 10 CBSE, that is cloze test. So what is a cloze test? So students अब तक क्या होता रहा है कि क्लोज टेस्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं, बी इट बैंकिंग, बी इट एसएससी और एनी अदर एग्जाम्स. सो क्लोज टेस्ट जो है अभी तक रेगुलरली पूछे जाते रहे हैं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक सीबीएसई हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस क्लोज टेस्ट इन क्लास 10th. तो देखिए क्लोज टेस्ट होता क्या है. सो क्लोज टेस्ट बेसिकली एक कॉम्प्रीहेंशन के अंदर से आप ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की ग्रामर, उनका जो यूसेज हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर और वोकेबलरी, उनको जज किया जा सके. तो एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मान लीजिए, उनमें से डेलिबरेटली कुछ वर्ड्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं और उनके ऑप्शंस जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स का जो है ग्रामर का नॉलेज या उनकी वोकेबलरी या फिर जो सेंस कैसे एक सेंटेंस की बनती है, किस पर्टिकुलर वर्ड से बनती है, वो एक एडजेक्टिव के फॉर्म में, एडवर्ब या नाउन बन के यूज होगा. सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर टेस्टेड थ्रू a closed test. You can say this is a kind of fill up, but fill up से you can say थोड़ी सी ज़्यादा आप इससे जो है ये fill in the blanks जो आपके रहे थे या फिर गैप फिलिंग जो होता था उससे थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल इसका हो जाता है, जिसमें थोड़ी सी और आपकी ग्रामर आइटम्स और लैंग्वेज कमांड इसके अंदर इवेल्युएट की जाती है. आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड यू हैव टू चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड फ्रॉम दोज मल्टीपल अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ब्लैंक. तो इस तरीके से एक क्लोज टेस्ट रहता है. एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा क्लोज टेस्ट का. ये एक एग्जांपल है. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न माइकल लूथर किंग जूनियर dash his grandfather had his name dash to Martin. Martin Luther King attended segregated public schools in Georgia. Dash from high school at the age of 15. He received the BA degree in 1948 dash Morehouse College. तो देखिए यहाँ पे 4 ब्लैंक्स गिवन है एंड हर एक ब्लैंक के जो है 4 ऑप्शंस गिवन है एंड आपको to solve this example, we'll solve this later on, but I just showed you this example to get a hang of cloze test. So now the question arises how to go about a cloze test. क्योंकि ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, एक नया ग्रामर आइटम है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करें. सो देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. द वेरी फर्स्ट वन इज that you have to read attentively and thoroughly the entire passage to get the main idea, to develop that much needed understanding of the passage as to understand what the passage is all about. तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि हमें इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को पढ़ना है, हमें पूरे पैसेज को पढ़ना है, उसकी टोन को समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मेन आइडिया है, क्या अंडरस्टैंडिंग है पैसेज की मेन जो है, हमें उसका एक ओवरव्यू पता चलना चाहिए कि पैसेज किस बारे में है. तभी जाके हम कई बार क्योंकि कई बार कई वर्ड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस से आपको नहीं पता चलते, वो जुड़े होते हैं आगे वाले और पीछे वाले सेंटेंसेस से, तो उस पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आंसर दिया जाता है. तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है पहले सॉल्व करने से पहले. देन इज try to read every sentence in the context of the passage. Don't treat any sentence an individual one. जो मैंने आपको बता दिया है कि हर एक सेंटेंस को पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़िएगा, इसे अकेले से मत सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. एंड देखिए यहाँ पे जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड. Because there are multiple options given, sometimes 4, sometimes 5. So to choose the correct option right away, straight away is not going to be a you can say is not going to be an easy task. तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कई बार कंफ्यूजिंग जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे ऑप्शंस जो बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं हो सकते. मान लीजिए हमें ये पता है 5 ऑप्शंस में से कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है इसका, उसको क्रॉस करते चलें. मतलब हम अपने ऑप्शंस को काइंड ऑफ अ लाइफ लाइन कि हम उनको जो है वो कम करते चलें ऑप्शन जो है, और उनमें से देन इफ़ वी आर लेफ्ट विद 2 or 3 ऑप्शंस देन इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू चूज द करेक्ट वन. तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे. नेक्स्ट इज चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द पैसेज. देखिए कई बार पैसेज की टोन बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है.
जैसे कि एक पैसेज नैरेटिव हो सकता है, कोई चीज़ हमें नैरेट कर रहा है, कोई स्टोरी एक ह्यूमरस टोन में हो सकता है, मजाक कर रहा है, परसुएसिव हो सकता है, हमें कन्विंस करने की या परसुएड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्रिटिकल हो सकता है, किसी बात को एनालाइज करने वाला पैसेज हो सकता है कि आप उसके यू कैन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंपेयर करके उसको मतलब यू कैन से एनालाइज कर रहा हो। तो डिफरेंट टाइप्स के पैसेज होते हैं, और जो वर्ड का जो चॉइस रहता है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। Sometimes it happens that there are more than one seemingly correct answers. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें हर एक ऑप्शन को उस ब्लैंक में फिट करके देखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा बार यूज़ होते हैं, विच आर यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो अगर 2-3 ऑप्शंस हमें तीनों ही करेक्ट लग रहे हैं तो हमें उस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए जो हमने बार बार कहीं पे जिस पैटर्न को साथ में यूज़ हुए देखा है। मान लीजिए ब्लैंक के पास कोई वर्ड है जिसके साथ ब्लैंक जो हमारा ऑप्शन में से कोई एक वर्ड ऐसा है जो बार बार उस कॉम्बिनेशन के साथ हमने यूज़ होते हुए देखा है अब तक के अपने एकेडमिक जर्नी में, तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट इज to find out the missing words in the remaining gaps, find out which among the following parts of speech will fill in the gap। तो देखिए हमें ये देखना होगा कि जो वहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। वहाँ पे नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, कंजंक्शन आएगा। ये हमें पता होने चाहिए कि इन पार्ट ऑफ स्पीच की पोजीशन कहाँ रहती है। सपोज इफ आई टॉक ऑफ नाउन, तो मुझे पता है कि आफ्टर प्रपोजिशन अ नाउन विल कम। ओके, सो आई नो दैट दैट इज द पोजिशन ऑफ अ नाउन। या फिर कहाँ कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के, कहाँ कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, कहाँ अपोजिशन में आ सकता है। सो आई शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, only then I'll be able to attempt this closed test correctly. Next is keep functions of part of speech in mind and their positions in the sentence. For example, a preposition is followed by a noun. He looked into the matter. देखिए जो बात मैंने अभी आपको बताई है, he looked into the matter, तो into is a preposition and this is followed by a noun. matter जो है वो एक noun है, तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना होगा। So students, now I am going to solve a closed test exercise, and I'll tell you how to eliminate the options and how to go with the correct option so that you can have a better understanding of the closed test. So the very first step, as I have told you, is that I am going to read this entire passage to have a better understanding, to develop an understanding of this passage, to know what this passage is all about. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस पैसेज को पढ़ने वाला हूँ। सबसे पहले ऑप्शंस को मैं एक बार एक ध्यान में नहीं रखूँगा। सबसे पहले आई एम गोइंग टू रीड दिस पैसेज। सो डेमोक्रेसी हैज़ इट्स डेंजर्स ऑफ विच इज़ दैट इट मे बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। तो मुझे पता है कि दिस इज़ द टॉपिक सेंटेंस। ए टॉपिक सेंटेंस द वेरी फर्स्ट सेंटेंस होता है जो बताता है कि आगे इस पैराग्राफ में क्या होने वाला है। तो ये जो पैराग्राफ मुझे पता चल गया है कि डेमोक्रेसी के बारे में है, कि डेमोक्रेसी के भी अपने ही क्या होते हैं, डेंजर्स होते हैं, खतरे होते हैं। डेमोक्रेसी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इट मे बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। मतलब डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द मेजोरिटी, एंड इफ द मेजोरिटी इज अनएजुकेटेड, इफ द मेजोरिटी does not have proper knowledge, if the majority does not know how to take the correct decisions, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेजोरिटी गलत डिसीजन भी लेके गलत इंसान को अपना लीडर चूज कर सकती है। तो ये एक डेंजर की बात हुई है। Citizens who are not dash intelligent and educated are dash to commit errors of judgment in the casting of votes। तो जो citizens who are not dash intelligent, सिटीजन्स जो कि इंटेलिजेंट नहीं हैं, कितने इंटेलिजेंट नहीं है वो हम ऑप्शन बाद में देखेंगे। सिटीजन्स जो कि इंटेलिजेंट नहीं है और एजुकेटेड नहीं है, वो आर डैश टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन द कास्टिंग ऑफ वोट्स। मतलब उनसे जो है वोट डालने के अंदर जजमेंट की जो एरर है होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो एजुकेटेड नहीं होते या इंटेलिजेंट नहीं होते। क्लियर? नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ इज The best man may thus dash to get selected।
तो देखिए पहली उसने लाइन क्या कहा कि जो सिटीजन्स है वो मतलब हो सकता है कि वो बेस्ट जजमेंट ना दे पाएँ, एरर कमिट कर दे अगर वो एजुकेटेड और इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बेस्ट लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं लीडरशिप को, जो पॉलिटिक्स में आने चाहिए, हो सकता है मे 10 डैश टू गेट सेलेक्टेड। तो अगर वो जजमेंट की एरर करेंगे तो इसका मतलब वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इसका मतलब वो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ सेंस यहाँ पे बन रहा है। वी विल सी द ऑप्शंस लेटर ऑन। इलेक्शंस आर यूजुअली अ डैश ऑफ प्रोपेगेंडा। इलेक्शंस क्या है, आमतौर पे क्या होते हैं जी, प्रोपेगेंडा का ही एक डैश होते हैं। तो आप प्रोपेगेंडा का डैश होते हैं मतलब उसी पे डिपेंड करते हैं। प्रोपेगेंडा में आपको बता देता हूँ क्या होता है। प्रोपेगेंडा क्या होता है कि इलेक्शन के दौरान जो झूठी इन्फॉर्मेशन है, अफवाहें हैं ऑपोजिशन पार्टी के लिए, या जो भी मतलब इस तरह की बातें की जाती है, ब्लेम गेम जो स्टार्ट होता है, सो वो दोज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड प्रोपेगेंडा। मतलब बाय हुक और क्रूक इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर दी जाए, तो वो चीज़ें प्रोपेगेंडा होती है। तो इलेक्शंस आर यूजुअली अ डैश ऑफ प्रोपेगेंडा। तो इलेक्शन जो है वो एक प्रोपेगेंडा या उससे रिलेटेड या उस पर डिपेंड मतलब रहते हैं, ऐसा कुछ रहेगा इसमें। अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट इज़ वांटिंग डैश एफिशिएंसी। तो देखिए एक और क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की, पहली क्रिटिसिज्म हुई कि लोग एजुकेटेड ना होकर गलत चॉइसेस करेंगे। एक और क्रिटिसिज्म जो है डेमोक्रेसी की वो ये है कि इट इज़ वांटिंग डैश एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी अच्छी चीज़ होती है, हम एफिशिएंटली अगर काम करते हैं तो मतलब एक तरीके से और सही तरीके से सही टाइम पे हम काम कर लेते हैं, एफिशिएंसी हमारी अगर होती है तो इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में अगर क्रिटिसिज्म की बात हो रही है तो एफिशिएंसी की कहीं ना कहीं कमी होती है। वांटिंग का मतलब भी यही होता है कि वांट का मतलब कमी से भी जोड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब ये एफिशिएंसी में कमी रहती है डेमोक्रेसी में। फॉर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन इज डैश। तो देखिए ये इफेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ये इफेक्टिव होगा। फॉर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन इज डैश। मतलब तुरंत और इफेक्टिव एक्शन के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन जो है इस डैश, इस डैश का मतलब वो चाहिए, शायद उसकी ज़रूरत पड़ती होगी, तो यही सेंस यहाँ पे समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा। इन अ मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स मच डैश डिस्कशन टेक्स प्लेस, whereas unity of control is needed for vigorous national life. The criticism, however, is not very dash. तो देखिए इसमें कहते हैं कि इन अ मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स, मल्टीट्यूड का मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो डेमोक्रेसी जहाँ होगी वहाँ काफ़ी लोगों से डिस्कशन होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो कहता है कि जब मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स रहेंगे, मच डैश डिस्कशन टेक्स प्लेस, तो काफ़ी ज़्यादा डैश डिस्कशन होता है। डैश डिस्कशन हम अब हम देखते हैं किस तरह के डिस्कशन की बात हो रही है। मतलब आप ये इस सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब जहाँ तरह तरह के ज़्यादा लोग होंगे तो हो सकता है उनमें कुछ बेवजह का डिस्कशन भी हो। मच डैश डिस्कशन टेक्स प्लेस वेयर एज यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज नीडेड फॉर विगरस नेशनल लाइफ। तो देखिए लेकिन जो है एक विगरस जो है एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लाइफ के लिए क्या चाहिए, यूनिटी ऑफ कंट्रोल चाहिए। इसका मतलब क्या कि उसके लिए तुरंत डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में कई बार क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिलेड हो जाता है। दिस क्रिटिसिज्म हाउएवर इज़ नॉट वेरी डैश। और ये जो क्रिटिसिज्म है लेकिन ज़्यादा डैश नहीं है, ये हम देखेंगे कि हो सकता है ये ज़्यादा वैलिड नहीं है, ज़्यादा कुछ भी आप देख सकते हैं, इसका सेंस क्या होगा, विल सी दिस लेटर ऑन। नेक्स्ट इज द लास्ट लाइन सेड कि जो डेमोक्रेसी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन और कंट्रोल जो रहे वो रिक्वायर्ड है, बट दिस क्रिटिसिज्म इज़ हाउएवर नॉट वेरी, मे बी कि वो क्रिटिसिज्म ज़्यादा वैलिड नहीं है। उसका कुछ रीज़न दिया है मे बी इस लाइन में कि द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यूजुअली डैश द पावर ऑफ अ डिक्टेटर। डिक्टेटर वो होता है स्टूडेंट्स जो अपनी मन मर्जी चलाता है, मतलब जो लोगों को अकाउंटेबल नहीं होता और अपने डिसीजन यूनिलेटरली लेता है, मतलब लोगों से डिस्कशन नहीं करता, और जो उसकी जो विम्स एंड फैंसी जो उसका मन करता है उसके अकॉर्डिंग वो करता है। तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो उसके पास एक डिक्टेटर जैसी पावर है। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह या यू कैन से जो अपनी मनमर्जी चलाता हो। तो डेमोक्रेसी में तो ये नहीं होता, और हमें पता है कि ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी है, तो मे बी इस लाइन का उस लाइन से कुछ कनेक्शन है। अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टाइम्स ऑफ वॉर इज दैट secrecy in military affairs
becomes difficult if not dash। एक और क्रिटिसिज्म जो है डेमोक्रेसी की वो ये है कि युद्ध के दौरान अगर युद्ध हो जाते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, तो कई बार क्या होते हैं, जो मिलिट्री अफेयर्स होते हैं, जो मिलिट्री के अंदर जो क्या चल रहा है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीक्रेट होती है, उनकी सीक्रेसी मेंटेन कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है इफ़ नॉट डैश। मतलब अगर कुछ और ना हो तो डिफ़िकल्ट तो ज़रूर हो जाता है। तो देखिए ये आपका पैसेज था, और अब इसका हमने एक जिस्ट समझ लिया है कि डेमोक्रेसी के डेंजर्स के बारे में, डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है, और उन्हीं की बात की जा रही है, जिनमें से कुछ है कि एक तो अनएजुकेटेड लोग जो है वो गलत लीडर्स चूज़ कर देते हैं। सेकंड ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम बात करें कि जो डिसीजन है वो प्रॉम्प्ट नहीं होते, जल्दी नहीं होते, और तीसरा कि मिलिट्री जो अफेयर्स है वो उनकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती ड्यूरिंग द वॉर टाइम। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्लोज टेस्ट। ये आपका जो क्लोज टेस्ट है उसे हम सॉल्व करते हैं इसे पढ़ने के बाद। तो देखिए जो हमारा पहली लाइन में फिर से पढ़ता हूँ कि डेमोक्रेसी हैज़ इट्स डेंजर्स ऑफ विच इज़ दैट इट मे बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। कि डेमोक्रेसी की जो डेंजर्स है उनमें से एक ये है कि इग्नोरेंस का रूल हो सकता है। सिटीजन्स हु आर नॉट डैश इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। सिटीजन्स जो कि इंटेलिजेंट और एजुकेटेड नहीं है, ये पहला ब्लैंक देखिएगा, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, बेयरली, सफिशिएंटली, हाईली, परफेक्टली। तो देखिए कहते हैं कि सिटीजन्स हु आर नॉट डैश इंटेलिजेंट। तो क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी चलाने के लिए मतलब हमें पहले तो ये देखिए, जो ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और इससे पहले जो चारों ही ऑप्शन हैं हमारे वो एडवर्ब्स है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ही आके उन्हें क्वालिफाई करते हैं, मतलब इंटेलिजेंट कितने होने चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो सिटीजन्स हु आर नॉट डैश इंटेलिजेंट। तो देखिए अब ये बताइए कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट होनी चाहिए या कुछ एक कॉमन सेंस होनी चाहिए उनके अंदर। तो इसमें ऑप्शंस मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ जो ज़रूरी नहीं है। हु आर नॉट परफेक्टली इंटेलिजेंट। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या परफेक्टली इंटेलिजेंट हो गए तभी डेमोक्रेसी चलेगी, या फिर कुछ इंटेलिजेंस हो तब भी चल सकती है। तो परफेक्टली कोई ज़रूरी ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट इज़ हाईली इंटेलिजेंट। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सिटीजन्स हाईली इंटेलिजेंट हो, ठीक है। देन बेयरली इंटेलिजेंट और सफिशिएंटली इंटेलिजेंट। तो देखिए बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही, तो यहाँ पे सेंस नहीं बन रही अगर मैं ये वर्ड यहाँ पे लगाता हूँ, हु आर नॉट बेयरली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, मतलब जो मुश्किल से ही इंटेलिजेंट नहीं हो, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हाँ, ये जो आपका बी ऑप्शन है सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, सफिशिएंटली का मतलब जितना ज़रूरत है, जितना सफिशिएंट है, कि सिटीजन्स हु आर नॉट सफिशिएंटली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। ओके, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पे फिट बैठेगा ब्लैंक A1 के अंदर। आर डैश टू कमिट एरर्स ऑफ जजमेंट इन द कास्टिंग ऑफ वोट्स। आर डैश टू कमिट एरर्स मतलब जो इंटेलिजेंट सफिशिएंटली नहीं है वो क्या करेंगे, एरर ऑफ जजमेंट करेंगे वोट डालने में, मतलब करेंगे, होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऑप्शंस देखिएगा, आर श्योर टू। श्योर तो हम कैसे कह सकते हैं भाई, हो सकता है कि इंटेलिजेंट और एजुकेटेड ना भी हो तो भी सही डिसीजन ले जाए, तो श्योर का मतलब तो क्या है कि वो गलत डिसीजन लेंगे ही लेंगे। नो, दिस कैन नॉट बी आवर ऑप्शन। और उसके बाद है आर डिलिबरेटली टू कमिट एरर्स। डिलिबरेटली कोई एरर कमिट नहीं करेगा, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, तो ये भी एरर नहीं होगा। उसके बाद है आर अनलाइकली टू कमिट एरर्स और लाइकली टू कमिट एरर्स। तो अनलाइकली का मतलब होता है इफ़ आई एम अनलाइकली टू डू एनी वर्क, मतलब मैं वो काम नहीं करूँगा, मतलब मेरे वो काम करने के चांसेस नहीं हैं, और लाइकली का मतलब मेरे वो काम करने के चांसेस है। तो देखिए पहली हमारी लाइन कह रही है कि जो इंटेलिजेंट सफिशिएंटली नहीं है, अगर इंटेलिजेंट सफिशिएंटली नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, उनके एरर ऑफ जजमेंट के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, मतलब दे आर लाइकली टू कमिट एरर्स। लाइकली इसका ऑप्शन होगा और अनलाइकली रॉन्ग होगा, क्योंकि उनके एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले भी ये बात दे रखी है कि डेमोक्रेसी में भी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। अगर वो सफिशिएंटली इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो वैसे भी समवन इज़ लाइकली टू डू, तो ये वर्ड्स इकट्ठा यूज़ होते हैं, फ्रेजेस जो है, तो यहाँ पे लाइकली विल बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट इज द बेस्ट मैन में 10 डैश टू गेट सिलेक्टेड। तो देखिए 10 का मतलब इस प्रकार से,
इस प्रकार से पिछली लाइन से क्या हुआ, एरर ऑफ जजमेंट के चांसेस बढ़ गए, और एरर ऑफ जजमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाने से जो बेस्ट मैन है मे 10 डैश टू गेट सिलेक्टेड, मतलब सिलेक्ट जो बेस्ट मैन है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव वर्ड आएगा स्टूडेंट्स, सेंस से हमें पता चल रहा है कि द बेस्ट मैन में 10 नोट गेट सिलेक्टेड। और ये जो ऑप्शन है उनमें से हम देखते हैं, नोट तो हम इसमें नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 2 वर्ड लगा हुआ है, अकेला नोट लग सकता था। इस पे ऑप्शन दिए हुए कि द बेस्ट मैन में 10 डैश टू गेट सिलेक्टेड, ट्राई टू गेट सिलेक्टेड, ट्राई नहीं हो सकता, देखिए कोई सेंस ही नहीं बन रही, क्योंकि द बेस्ट मैन में 10 ट्राई टू गेट सिलेक्टेड, कैसे ट्राई कर सकता है जब वो एरर ऑफ जजमेंट हो रही है। द बेस्ट मैन में 10 डिज़ायर टू गेट सिलेक्टेड, डिज़ायर का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है कि उसके डिज़ायर करने से कुछ हो ही नहीं, होगा ही नहीं। नेक्स्ट इज द बेस्ट मैन में 10 सक्सीड टू गेट सिलेक्टेड, सक्सीड कैसे हो जाएगा जब एरर हो जाएगी जजमेंट की, मतलब सक्सीड हो जाने का मतलब तो बेस्ट मैन सिलेक्ट हो गया। तो अगर गलत वोट डाले हैं, गलत लोगों को वोट करें तो बेस्ट मैन तो आ ही नहीं सकता। अगेन द बेस्ट मैन में 10 फेल टू गेट सिलेक्टेड, तो देखिए मैंने जैसे बोला था नेगेटिव वर्ड आएगा कि इस तरीके से जो बेस्ट मैन है वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, इलेक्शंस आर यूजुअली अ डैश ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मैंने आपको बताया था कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसमिनेट कर देना, वो एक प्रोपेगेंडा होता है जस्ट टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स। तो इलेक्शंस जो है एक डैश ऑफ प्रोपेगेंडा है, मतलब प्रोपेगेंडा से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन आएगा, क्योंकि इस तरह की स्ट्रक्चर में अ डैश ऑफ अगर हम कहते हैं तो उसमें डैश की जगह हम इसमें नाउन ही फिल करते हैं यूजुअली। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस है, अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, अ प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेंडा, अ मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड अ रिजल्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो देखिए इलेक्शंस आर यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, इलेक्शंस एक प्रोपेगेंडा का रिजल्ट नहीं हो सकते। रिजल्ट का मतलब किसी चीज़ का परिणाम। तो क्या कोई प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो रहा है, कोई झूठी अफवाह स्टार्ट हो रही है और इलेक्शन उसका रिजल्ट है? नहीं, इलेक्शंस तो इसलिए होते हैं ना कि ताकि एक डेमोक्रेसी के अंदर एक सही तरीके से काम चलता रहे, तो वो एक रिजल्ट नहीं है प्रोपेगेंडा का। इलेक्शंस आर अ प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेंडा, ये हमारी प्रोसेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं कुछ। तो अगर प्रोपेगेंडा की ही प्रोसेस होती तो इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इलेक्शंस, अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस रहे हैं, इलेक्शंस आर यूजुअली अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा और अ मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा। तो इलेक्शंस को अगर मैं काइंड बोल दूं तो प्रोपेगेंडा का ही एक टाइप है इलेक्शंस। ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन एक उसका टाइप है प्रोपेगेंडा, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो एक यू कैन से एक नेगेटिव इसका एक मीनिंग रहता है। तो हम इसे टाइप भी नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्शंस प्रोपेगेंडा नहीं है। इलेक्शन जा रहा है मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा, इसका मतलब क्या होता है जी, ज़्यादातर जो लोग हैं इलेक्शंस में डिपेंड रहते हैं प्रोपेगेंडा पे। मैटर ऑफ इकट्ठा फ्रेज भी यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पे डिपेंड रहना। तो इलेक्शंस आर यूजुअली अ मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा इसमें आएगा स्टूडेंट्स। अनदर क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट इज़ वांटिंग डैश एफिशिएंसी। एक और क्रिटिसिज्म अगर हम डेमोक्रेसी की करें तो वो क्या है कि ये इट इज़ वांटिंग डैश एफिशिएंसी, कि ये एफिशिएंसी, वांटिंग मैंने बताया कि यहाँ पे वांटिंग का मतलब होगा कमी, एफिशिएंसी की कमी। तो वांटिंग के बाद स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं, वांटिंग के बाद ऑफ नहीं हो सकता प्रेपोजिशन, वांटिंग के बाद टू नहीं हो सकता, एट नहीं हो सकता, तो क्लियरली एक ही ऑप्शन बचता है, डेट इज़ इन, कि वांटिंग इन एफिशिएंसी। तो ये तो इजी था, हमें पता था कि वी शुड हैव दिस नॉलेज ऑफ प्रेपोजिशंस आल्सो कि वांटिंग के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी की एक और क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे एफिशिएंसी की कमी रहती है। फॉर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन इज डैश। देखिए तुरंत और इफेक्टिव एक्शन के लिए क्या होना चाहिए जी, यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन इज मतलब एक ज़रूरत है इसकी। अगर हमें तुरंत और इफेक्टिव एक्शन लेना है तो यूनिटी की ज़रूरत है एक्शन की, कि फालतू की डिस्कशन ना हो। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊँ यहाँ पे, कहते हैं कि सुपरफ्लुअस, कहता है कि तुरंत एक्शन के लिए यूनिटी ऑफ एक्शन जो है सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी। नहीं, ये बात तो गलत है कि अगर तुरंत एक्शन चाहिए तो यूनिटी ऑफ एक्शन तो चाहिए ना, मतलब अननेसेसरी थोड़ी हो सकता है वो।
डिस्पेंसेबल का मतलब भी क्या है जी, अननेसेसरी। तो ये दोनों ही ऑप्शन मैंने यहाँ से क्या कर दिए, इनको रॉन्ग कर दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो ज़रूरत मतलब उसकी नहीं है, वो अननेसेसरी है। फॉर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन इज इनफ। इसका देखिए कोई सेंस नहीं बन रहा है कि यूनिटी ऑफ एक्शन इज इनफ। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है और वो फिट भी बैठ रहा है यहाँ पे, क्या कि यूनिटी ऑफ एक्शन इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या है, वो रिक्वायर्ड है, वो जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट इज इन अ मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स मच डैश डिस्कशन टेक्स प्लेस वेयर एज यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज नीडेड फॉर विगरस नेशनल लाइफ। तो कहते हैं कि जब मल्टीट्यूड ऑफ माइंड्स का मतलब अलग अलग तरह के दिमाग जब बैठ के डिस्कशन करते हैं ना, तो कुछ डिस्कशन मच डैश डिस्कशन टेक्स प्लेस, कुछ डिस्कशन बेवजह का हो जाता है। इसका सेंस ये जाना चाहिए कि जब उस ये एक कमी की नॉइज आ रही है डेमोक्रेसी की, तो इसका मतलब काफ़ी सारे लोग जब होंगे तो मच डैश, मच वर्ड भी यूज़ हो गया पहले नेगेटिव कोनोटेशन के साथ, मच डैश डिस्कशन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए कि फालतू का बेवजह का डिस्कशन होता है। तो देखते हैं कौन सा इसमें फिट बैठता है। मच डिटेल्ड डिस्कशन हो सकता है, डिटेल्ड का मतलब भी इस सेंस में हम कह सकते हैं। मच एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, यू कैन से कि जिसमें सभी पहलुओं पे विचार किया जा रहा हो, तो ये भी हो सकता है। बट एग्जॉस्टिव जो है वो नेगेटिव सेंस नहीं है। डिटेल्ड का भी हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंस नहीं है, लेकिन हमारा जो सेंस बन रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें नेगेटिव सेंस आना चाहिए। मच प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये जो वर्ड है मच अनप्रॉफिटेबल डिस्कशन टेक्स प्लेस, ये हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा, क्योंकि अनप्रॉफिटेबल का मतलब बेवजह का, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा डिस्कशन होता रहता है। वेयर एज यूनिटी ऑफ कंट्रोल इज नीडेड फॉर विगरस नेशनल लाइफ दिस क्रिटिसिज्म हाउएवर इज नॉट वेरी डैश। तो देखिए साथ में ये भी बताया है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, कहते हैं ये क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं हम कि इतना डिस्कशन होता है, एक ही यूनिटी ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, एक ही पर्सन के हाथ में डिसीजन हो, तो कहता है कि ये जो क्रिटिसिज्म है ना ये ज़्यादा डैश नहीं है। ज़्यादा डैश नहीं है का मतलब मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा वैलिड नहीं है, ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ वर्ड देखिए। इज़ नॉट वेरी अनफेयर, देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म है ना कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है हाउएवर वर्ड के साथ। कॉन्ट्रास्ट दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी क्रिटिसिज्म है इसमें ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, नहीं वर्ड आ गया तो मतलब ज़्यादा दम नहीं है, दम एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है ना, तो उस तरीके से कोई यहाँ पे इंग्लिश का पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए। एब्सर्ड जो है वो देखिए एक नेगेटिव मीनिंग है तो नहीं आएगा। दिस क्रिटिसिज्म हाउएवर इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, देखिए इज़ नॉट वेरी अनफेयर, अनफेयर का भी यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक जो है पॉजिटिव यहाँ पे वर्ड आना चाहिए। तो इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग। तो देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग में मैं जानना चाहूँगा कन्विंसिंग के साथ, क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म है वो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। स्ट्रॉन्ग इस सेंस में इतना ज़्यादा फिट आंसर में नहीं बैठता जितना कि कन्विंसिंग बैठता है, कि ये जो क्रिटिसिज्म पहले हुई ना डेमोक्रेसी के बारे में कि एक ही आदमी डिसीजन नहीं ले रहा, वो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, मतलब हमें उस पर ज़्यादा इतना भरोसा नहीं है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो कन्विंसिंग होगा। क्लियर। बिकॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यूजुअली डैश द पावर ऑफ अ डिक्टेटर। तो देखिए ये क्रिटिसिज्म कन्विंसिंग क्यों नहीं है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यूजुअली डैश द पावर ऑफ अ डिक्टेटर। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो एक डिक्टेटर की पावर एंजॉय करता है, मतलब ठीक है ऐसा कुछ सेंस है। तो ऑप्शंस देखिए, यूजुअली गेन्स द पावर, विल्स द पावर, डिमांड्स द पावर, मिस यूजेस द पावर। देखिए डिमांड्स नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कोई डिमांड नहीं करेगा कि मुझे डिक्टेटरशिप चाहिए। मिसयूजेस करने का मतलब जो पावर्स है वो डिक्टेटर की दे दी गई है उसको मिसयूज कर रहे हैं, नहीं, डिक्टेटर की पावर्स नहीं दी जाती। यूजुअली गेन्स, नो, डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि अगर आप किसी को पावरफुल बनाते हैं तो उसको मैं इतनी पावर दे दी जाती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑलवेज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल।
तो ये हमेशा लोगों के लिए होती है। तो डेमोक्रेसी किसी को गेन करने का मौका नहीं देती पावर का। हाँ, एक वर्ड जो यूज़ होता है इसके साथ, आप देखिएगा अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो पावर्स होता है विल्ड करना। थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन में अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव सेंस में, तो डिक्टेटर की पावर्स होती है वो विल्डिंग होती है, मतलब पावर विल्ड करना, दबदबा जमाना, डोमिनेंस रखना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो विल्ड्स होगा। क्लियर? After that, last blank is another criticism of democracy in times of war is that secrecy in military affairs becomes difficult if not dash. एक और क्रिटिसिज्म जो डेमोक्रेसी की है युद्ध के दौरान, कहता है कि जो मिलिट्री के अंदर क्या चल रहा है उस बात की सीक्रेसी रखना, उसको सीक्रेट रखना, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उस बात को सीक्रेट बना के रखना, इफ़ नॉट डैश। मतलब देखिए डिफ़िकल्ट से भी ज़्यादा जो है वो मतलब इसमें इफ़ नॉट डैश जो है ना सेंस, इसका मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड आएगा यहाँ पे। इफ़ नॉट ईजी, ईजी तो हो नहीं सकता डिफ़िकल्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इफ़ नॉट प्रोबेबल, ये भी नहीं है। इफ़ नॉट ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है जी जो क्लियरली समझ ना आए, मान लो उसको कहते हैं, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्ट से जो स्ट्रॉन्ग है वर्ड आपको पता है वो होगा इम्पॉसिबल। तो कहता है कि युद्ध के दौरान इस जो मिलिट्री अफेयर्स हैं उनकी सीक्रेसी को अगर बनाए रखना अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है डेमोक्रेसी के अंदर मिलिट्री की सीक्रेसी को बनाए रखना, बनाई जा सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है अक्सर। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो था क्लोज टेस्ट मैंने सॉल्व किया है और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्लोज टेस्ट दे रहा हूँ। So this close test practice exercise 1 is for your practice. Again, this exercise 1 is continuing here. 10 blanks are there. So this is for your practice. फिर practice exercise 2 है, ये भी आपने attempt करनी है, आपको इसमें options choose करने हैं correct, and then there is practice exercise 3. So you will do all these practice exercise to develop a better understanding of the cloze test. So I hope you enjoyed this lecture. Thank you.